हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मैं कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्ट, स्टूडेंट्स के लिए कोई मोटिवेशन या फिर कोई आपके लिए इस टाइप का स्टडी टॉपिक लेके नहीं आई हूँ और उस पर मैं बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक छोटी सी जर्नी जो शायद उन स्टूडेंट्स, टीचर्स और रिसर्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है जो रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो फ्रेंड्स, कुछ समय पहले तक मैं भी उन्हीं लोगों में से थी जिन्हें ऐसा लगता था कि इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना शायद बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स या फिर पीएचडी स्कॉलर्स का काम होता है और शायद इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ना, ऐसा मुझे लगता था। बट हाल ही में मेरा एक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है, तो उससे ही जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस रहे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स अपने बारे में थोड़ा, कि मैंने बॉटनी में मास्टर्स किया हुआ है और ऑब्वियस है कि एजुकेशन में भी मैंने मास्टर्स किया हुआ है। और जो मेरा रिसर्च पेपर है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा रिसर्च पेपर एजुकेशन और बॉटनी दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए मैंने पब्लिश किया है। मीन्स कि उसमें दोनों ही सब्जेक्ट को मैंने कंबाइन करके ये पेपर पब्लिश करवाया है। तो मैं आज आपको अपनी पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने ये पेपर पब्लिश करवाया। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा इस वीडियो को सुनने के बाद कि रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना मीन्स कौन सी बड़ी बात है। बट हाँ, जिनका पेपर फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है या फिर जो अभी भी पब्लिश करवाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो जब मैंने बॉटनी में स्टडी स्टार्ट की थी, अपनी पढ़ाई शुरू की थी, तब मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि एक दिन मैं एजुकेशन से जुड़ के उसके ही रिसर्च टॉपिक पे काम करूँगी। लेकिन जैसा आपने सुना है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो कई बार हमारे इंटरेस्ट टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं और हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता रहता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मीन्स कि टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट पहले नहीं था, तो जब मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मुझे ऐसा फील हुआ कि एजुकेशन सिर्फ किताबों का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर, एक लर्निंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, टीचिंग मेथड्स और स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा, एक वाइडर फील्ड है जहाँ पे ये सारी ही चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यहीं से स्टार्ट हुआ मेरा एजुकेशन में रिसर्च करने का थॉट। तो एक दिन मेरे माइंड में ऐसी ये क्वेश्चन आया कि क्या बॉटनी और एजुकेशन जैसे दो अलग अलग फील्ड्स को एक रिसर्च टॉपिक में जोड़ा जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा मुश्किल होगा या फिर नहीं हो सकता, या फिर होगा भी तो बहुत टफ होगा। बट जब मैंने धीरे धीरे लिटरेचर्स को पढ़ना शुरू किया, स्टार्ट किया, रिसर्च पेपर्स देखने शुरू किए और अलग अलग स्टडीज़ को समझा, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च यानी दो अलग अलग सब्जेक्ट को कंबाइन करके जोड़ के जो रिसर्च होती है, वो आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। और यहीं से मेरे रिसर्च पेपर का थॉट मेरे माइंड में आया या फिर हाइपोथेसिस बन गया था। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिसर्च पेपर लिखना मतलब सीधे लैपटॉप खोलना और कुछ लिखना शुरू कर देना, है ना, टाइपिंग स्टार्ट कर देना। लेकिन मैं अगर आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो रिसर्च राइटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट राइटिंग नहीं होता है, बल्कि रीडिंग होता है। अगर आप एक क्वालिटी रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो वो आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है, आपकी राइटिंग पे नहीं डिपेंड करता। तो मैंने सबसे पहले अपने टॉपिक को डिसाइड किया और उस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स को सर्च करके उन्हें रीड करना स्टार्ट किया। रिसर्च पेपर्स पढ़े बहुत सारे और कुछ प्रीवियस स्टडीज़ को समझा जो मेरे टॉपिक से रिलेट करते हुए ऑलरेडी इंटरनेट पे अपलोडेड थी। मीन्स कि पहले से जिस पे कुछ रिसर्चर्स ने काम कर लिया था, उन्हें मैंने स्टडी किया और ये समझने की कोशिश की, ट्राई किया कि जो दूसरे रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस सब्जेक्ट पर या फिर इस टॉपिक पर जो मैंने चूज़ किया है, इस टॉपिक पर क्या क्या काम किया है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी उस चीज़ पे, उस फील्ड पे या फिर उस टॉपिक के अंदर एक्सप्लोर की जा सकती हैं। तो शुरुआत में मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़ना शुरू किया था, तो उस टाइम पे ये इतना ईजी भी नहीं था, क्योंकि रिसर्च पेपर जब आप स्टार्टिंग में एक दो रिसर्च पेपर पढ़ते हो तो आपका पूरा माइंड घूम जाता है, ठीक है। तो कई बार हमें उसकी लैंग्वेज टफ लगती है, हो सकता है हिंदी बैकग्राउंड वालों को इंग्लिश में टफ लगे, तो ये टफ होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में भी नहीं आता,
कि रिसर्चर्स जिसने वो रिसर्च की है वो आखिर कहना क्या चाहता है अपने रिसर्च पेपर में। बट लेकिन धीरे धीरे रीडिंग की जो हैबिट थी वो बनने लगी और धीरे धीरे आप चीज़ों को समझने लगता है। तो मैं आपसे सच बोलूँ तो रिसर्च पेपर लिखने का सबसे मुश्किल हिस्सा राइटिंग नहीं था, सबसे मुश्किल पार्ट था इसका सेल्फ डाउट। कई बार मन में ऐसे सवाल आते थे, ऐसे थॉट आते थे कि क्या मेरा टॉपिक सही है, क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्या मेरा पेपर पब्लिश होगा, क्या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर उन्हें पसंद आएगा। तो मुझे लगता है कि हर रिसर्चर कभी ना कभी इन सवालों से गुजरता है, उसे इन सवालों से जाना पड़ता हो के। बट मैंने एक बात यहाँ पे सीखी है टू बी ऑनेस्ट, कि रिसर्च में कॉन्फिडेंस बाद में आता है, पहले आपको उसमें काम करना पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, रीडिंग में बहुत ज़्यादा लिटरेचर्स रिव्यूज़ करने पड़ते हैं, तब जाके रीडिंग के बाद आपका कॉन्फिडेंस आता है। आपको पहले हार्डवर्क करना पड़ेगा। धीरे धीरे मैंने पेपर का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले टाइटल, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिटरेचर रिव्यूज़, रिसर्च मैथोडोलॉजी, रिजल्ट और लास्ट में कंक्लूजन। स्टार्टिंग में कई सारे पैराग्राफ मुझे बार बार एडिट करने पड़ते थे और बार बार पूरा सेक्शन दोबारा भी लिखना पड़ता था। लेकिन हर एडिट के साथ पेपर और ज़्यादा मतलब उसकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होती जाती थी। पेपर तैयार होने के बाद अगला सवाल था, इसे पब्लिश कहाँ कराया जाए। यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे जर्नल्स आपको मिल जाएंगे जब आप सर्च करेंगे। कुछ अच्छे हैं, कुछ सिर्फ पैसे कमाने के लिए बने हुए हैं, आपसे बस पैसा लेना है, और कुछ रियल में अच्छे ही होते हैं और वो क्वालिटी वर्क करते हैं। इसलिए मैंने जर्नल चुनने में, चूज़ करने में, सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की थी। बहुत ज़्यादा लोगों से मैंने, जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनसे मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ लिए थे। तो इसमें मैंने काफ़ी टाइम लगाया था और जर्नल का स्कोप भी देखा था कि जिस जर्नल में पेपर पब्लिश हो रहा है उसका स्कोप क्या है। ISSN देखा था, रिव्यूज़ का प्रोसेस देखा, ऑथर की गाइडलाइंस पढ़ी, और जब मुझे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि जर्नल सच में रिलायबल है, तभी मैंने सबमिशन किया था। सच बोलूँ तो सबमिशन बटन दबाने के बाद मुझे बहुत एक्साइटेड थी मैं, मतलब, लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था सबमिशन के बाद अब तो पब्लिश हो ही जाएगा। बट रियल जो स्ट्रगल, या फिर आप बोल सकते हो ना, एक एग्ज़ाम उसके बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि अब हमें इंतज़ार होता है। तो बार बार मेल्स को चेक करना, तो बार बार पोर्टल को चेक करना, और कभी कभी अपने माइंड में ये लेके आना कि रिव्यूअर को पेपर पसंद आएगा भी या नहीं आएगा, रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। रिसर्च पब्लिकेशन में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब आप रिसर्च पेपर पब्लिश करवा रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है। ये एक ऐसी प्रोसेस नहीं है कि आज आपने सबमिट कर दिया और आपका पेपर 1 या 2 दिन में पब्लिश हो जाएगा। तो टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है। और फिर फाइनली एक दिन वो ईमेल आया जिसका मुझे इंतज़ार था और मेरा पेपर एक्सेप्ट हो गया था। और उस पर जो खुशी मुझे महसूस हुई थी उसे वर्ड्स में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ एक पब्लिकेशन नहीं था, कई दिनों की मेहनत, हमारा हार्ड वर्क, वो जो सारी रीडिंग्स हमने की थी, राइटिंग, वो बार बार एडिटिंग और पेशेंस जो हमारा था, ये उसका रिजल्ट होता है। जब आपका पेपर, आपकी जो मेल है, आपकी पेपर को एक्सेप्ट करके जो आपके पास मेल आती है, तो उस टाइम पे जो खुशी होती है वो बस वही समझ सकता है जिसने वो पेपर को लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। तो इस पूरी जर्नी ने मुझे 5 बातें सिखाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट, रिसर्च सिर्फ स्कॉलर के लिए नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। सेकंड, बैकग्राउंड चाहे कोई भी हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, अगर सीखने की आपकी इच्छा है तो आप रिसर्च कर सकते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ और मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ जुड़ने के बाद, वर्क करने के बाद मैंने ये चीज़ देखी है कि आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, अगर आपके अंदर चीज़ों को अडॉप्ट करने की, सीखने की ललक है तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है। थर्ड, रीडिंग राइटिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो रीडिंग की हैबिट तो आपको बनानी ही पड़ेगी। फोर्थ, रिजेक्शन और रिवीजन रिसर्च का एक नॉर्मल पार्ट है जिससे आप नहीं बच सकते। और फिफ्थ है, खुद पर डाउट करना बहुत कॉमन है। अगर आपको खुद पर डाउट हो तो ये नॉर्मल है, लेकिन उस डाउट की वजह से वहीं पे स्टॉप नहीं होना है, उस पर रिसर्च करनी है, रिव्यूज़ लेने हैं, लिटरेचर रिव्यूज़ पढ़ने हैं, रिसर्च पढ़नी है और उस डाउट को ख़त्म करके आगे बढ़ना है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या रिसर्च में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि शुरुआत कीजिए, स्टार्टिंग कीजिए, परफेक्ट होने का वेट मत कीजिए।
क्योंकि रिसर्च की दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे पहला कदम यही होता है। और आज मैं बॉटनी बैकग्राउंड से होते हुए भी एजुकेशन से जुड़े रिसर्च पर काम कर रही हूँ, और अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी रिसर्च पेपर लिखने के बारे में सोचा है। थैंक यू।